हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मॉडल ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे, यानी शिक्षण के प्रतिमान क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को आज की क्लास में अध्ययन करना है। इसमें हम शिक्षण के प्रतिमान का अर्थ देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे, शिक्षण के प्रतिमान में कौन कौन से तत्व होते हैं ये देखेंगे, और फिर हम इसमें देखेंगे कि शिक्षण के प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा गया है और इनका क्या लाभ है, यानी इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इनके इस्तेमाल करने से किस प्रकार से शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले शिक्षण के प्रतिमान कहते किसे हैं या मॉडल ऑफ टीचिंग होती क्या है। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, शिक्षण प्रतिमान यानी मॉडल ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविकता का बोध कराता है, मॉडल या प्रतिमान कहलाता है। देखिए, आप लोग देखते होंगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम वास्तविकता में न देखकर बल्कि उसका मॉडल देखकर और उस चीज के बारे में अनुमान लगाते हैं। जैसे देखिए, आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो चीज ओरिजिनल ना हो बल्कि आर्टिफिशियल रूप से उसी प्रकार की बनाई हो, तो हम उस मॉडल को देखकर फिर ओरिजिनल चीज के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। जैसे देखिए, आप जब मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं तो उस मोबाइल का ओरिजिनल मोबाइल जो है वो पैक रहता है, लेकिन उसका एक मॉडल होता है जो दुकानदार के पास रखा होता है, और उसको देखने के बाद फिर ग्राहक उसको जब पसंद करता है तब जो ओरिजिनल चीज होती है उसको खरीदता है। उसी प्रकार से देखिए, बहुत से जो कलाकार हैं, बहुत से जो इंजीनियर लोग हैं, तो कोई काम करने से पहले उसका एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल को देखने से पता चलता है कि भविष्य में इसी प्रकार की रचना होगी, इसी प्रकार का निर्माण किया जाएगा। तो उसी प्रकार से टीचिंग भी होती है, यानी टीचिंग करने से पहले टीचिंग का एक मॉडल तैयार किया जाता है कि हाँ इसी फ्रेमवर्क में टीचिंग करनी है, तो उसी के लिए ये शिक्षण का प्रतिमान बनाया गया है। तो देखिए, यह जो प्रतिमान शब्द होता है, देखिए अंग्रेजी के मॉडल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी अंग्रेजी के जो मॉडल शब्द है उसी का रूपांतरण है यह। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री में प्रतिमान जो है प्रभावशाली सहायक साधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए, किसी स्टूडेंट को अगर कोई साइंस का टॉपिक पढ़ाना है, कोई मैथ का टॉपिक पढ़ाना है, जैसे उसको सर्कल पढ़ाना है, ट्राइंगल पढ़ाना है, स्क्वायर पढ़ाना है, तो उस चीज को उसको सही तरीके से दिखाने के लिए, समझाने के लिए उसका एक मॉडल बना लेना बहुत ही बेहतर होता है। और यह मॉडल किस में आता है, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। जैसे देखिए, पृथ्वी के बारे में अगर किसी को पढ़ाना है तो उसके लिए एक पृथ्वी का मॉडल यानी ग्लोब अगर सामने रखकर बच्चों को चीजें सिखाई जाएंगी तो वो उनको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये चीजें जो होती हैं ये शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जैसे देखिए, कोई अगर औद्योगिक कारखाना या इमारत बनाना है, या नदी पर बांध बनाना है, या किसी छवि को मूर्त रूप देना है, इन सब कार्यों में व्यक्ति चित्र, मानस बिंब एवं नक्शे के रूप में किसी न किसी प्रतिमान या मॉडल की आवश्यकता होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी बड़ी चीज करने से पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है और फिर उसी मॉडल के आधार पर उसको निर्माण करना शुरू किया जाता है। देखिए, प्रतिमान के द्वारा ही उन कार्यों को साकार रूप प्रदान कर पाता है। पहले किसी के पास नक्शा होगा, उसका मॉडल होगा, फिर उसी के आधार पर वो चीजें निर्मित की जाएंगी। इसको इस्तेमाल कौन कौन करता है, देखिए मूर्तिकार लोग करते हैं, शिल्पकार करते हैं, चित्रकार करते हैं, इंजीनियर लोग करते हैं और भवन निर्माणकर्ता लोग करते हैं। ये लोगों के द्वारा मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिमान के देखिए दूसरे अर्थों में कोई नेता भी हो सकता है, कोई महापुरुष होता है, अभिनेता या शिक्षक जो होता है बालकों की दृष्टि में एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। यानी किसी भी महान व्यक्ति को, किसी महान नेता को, किसी अच्छे शिक्षक को, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आदर्श के रूप में मानते हैं, मॉडल के रूप में मानते हैं, रोल मॉडल के रूप में मानकर वो उसी की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह कार्य करना चाहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का मॉडल ही हो गया, जिससे देखिए जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बालक उनके हर पहलू को आत्मसात करने का प्रयास करने लगता है। प्रतिमान का प्रयोग देखिए किसी व्यक्ति के आदर्शों को सम्मुख लाने के लिए किया जाता है, जिससे इन आदर्शों
को आत्मसात करके कोई व्यक्ति चरित्र एवं व्यवहार से संबंधित अच्छी एवं बुरी आदतों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। एक मॉडल का उपयोग हो गया कि उसको देखकर किसी प्रकार की रचना करने के लिए, और एक मॉडल हो गया कि अपने शिक्षकों से, अपने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, अपने किसी नेता से, अपने किसी एक्टर एक्ट्रेस से हम क्या चीजें सीख रहे हैं और उसको सीखकर हम उसी तरीके से करना चाह रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का मॉडल के रूप में ही माना जाता है। अब देखिए शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा जो है क्या है, कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें देखिए पॉल डी ईगन एवं उनके सहयोगियों के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है कि शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। यानी किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो कोई मॉडल तैयार करके उसी के आधार पर कार्य करना हो, तो उसी को कहा जाता है शिक्षण व्यूह रचना। इसके बाद फिर देखिए एन.के. जंगीरा एवं अजीत सिंह के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षण प्रतिमान जो है क्रमबद्ध और परस्पर संबंधित ऐसे अवयवों का समुच्चय है जिसके द्वारा विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन मिलता है। इससे पर्यावरण जन्य सुविधाएं और अनुदेशनात्मक क्रियाओं की योजना बनाने, इन क्रियाओं को क्रियान्वित करने और निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी इसमें किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से योजना बनाकर और उसको प्राप्त करने के लिए जब कार्य किया जाता है तो वो शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है। देखिए जॉयसी एवं व्हील के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षण प्रतिमान वह नमूना अथवा योजना है जिसे किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स का निर्माण करने, अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने और किसी अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है। यानी इसका उपयोग किसी कोर्स का निर्माण करने के लिए होगा, किसी अनुदेशनात्मक सामग्री यानी इंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल बनाने के लिए, या किसी अध्यापक के द्वारा क्लास में बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षण करने या उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए व्हील एवं जॉयसी के अनुसार क्या कहा गया कि शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य शैक्षणिक क्रियाओं और पर्यावरण को नियोजित करने वाले मार्गदर्शन से है। इसके द्वारा कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण और अधिगम के तरीके निश्चित किए जाते हैं। यानी इन सभी लोगों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उससे यही पता चलता है कि किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से तैयार किया गया एक प्रतिमान जिसके आधार पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रम वाइज काम किया जाता है। अब देखिए शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं क्या होती हैं, ये शिक्षण प्रतिमान किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए शिक्षण प्रतिमानों को विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्मित, यानी इनको बनाया ही इसीलिए जाता है कोई विशिष्ट लक्ष्य हो या कोई निश्चित उद्देश्य हो। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु पूर्व निर्धारित वस्तुएं या योजनाएं, यानी शिक्षण प्रतिमान जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है या उसको बेहतर तरीके से सफल बनाना है तो उसके लिए बनाई गई कोई वस्तु या कोई योजना है। शिक्षण प्रतिमान किसी विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की अधिगम क्षमता के अर्जन हेतु मापदंड के निर्धारण में सहायक होते हैं। फिर देखिए शिक्षण प्रतिमान उपर्युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उचित वातावरण के निर्माण में सहायता करते हैं जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शिक्षण संपन्न हो सके। शिक्षण प्रतिमानों की सहायता से शिक्षक क्रमिक रूप से आगे बढ़ता रहता है तथा संगठित एवं व्यवस्थित प्रयासों के द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करता है। शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा किसी विशेष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिए गए विशेष अनुदेशन हेतु विशेष अनुदेशनात्मक प्रारूप प्राप्त हो सकते हैं। यानी शिक्षण प्रतिमान के द्वारा किसी विशेष प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो इंस्ट्रक्शन देना होता है या इंस्ट्रक्शनल जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, उसको प्राप्त करने के लिए टीचर के द्वारा प्रयास किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान हमें विशेष उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं कार्य योजना प्रदान करने का कार्य करते हैं।
शिक्षण प्रतिमान शिक्षक एवं शिक्षार्थी के परिश्रम, समय एवं शक्ति में मितव्ययिता ला सकता है। यानी अच्छे तरीके से शिक्षण प्रतिमान का उपयोग किया जाए तो विद्यार्थी के और शिक्षक के दोनों लोगों के समय में और उनके श्रम में, शक्ति में मितव्ययिता ला सकता है, यानी उसमें कमी ला सकता है। बहुत ज़्यादा समय, श्रम और शक्ति की खपत नहीं होगी, कम समय में अच्छे तरीके से शिक्षण अधिगम कराया जा सकेगा। उसके बाद फिर देखिए अगली विशेषता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण प्रतिमान मुख्य रूप से जिन 3 प्रमुख क्रियाओं के संचालन में मदद करते हैं वे 3 क्रियाएं क्या हैं कि सबसे पहले अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण और उनका विशिष्टीकरण, यानी किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देना है बच्चों को, किस प्रकार का अनुदेशन देना है, ये उसका निर्माण करते हैं और उनको विशिष्टीकरण करते हैं। दूसरा अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण एवं चयन, यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का किस प्रकार से निर्माण किया जाए और उनको किस प्रकार से चयन किया जाए। फिर निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण, यानी निर्धारित इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अधिगम की क्रियाओं को चलाया जाए, किस प्रकार से लागू किया जाए, इसका भी निर्धारण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व क्या होते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हर्बर्ट का जो है मेमोरी लेवल का शिक्षण प्रतिमान, फिर उसी प्रकार से आपने देखा था मॉरिसन का अंडरस्टैंडिंग लेवल का, फिर आपने देखा था बीगे तथा हंड का जो है चिंतन प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान। तो उसी प्रकार से हर प्रकार के शिक्षण प्रतिमान के कुछ मौलिक तत्व होते हैं और उन मौलिक तत्वों में देखिए सबसे पहला क्या होता है कि केंद्र बिंदु, यानी फोकस, यानी वो जो शिक्षण प्रतिमान है किस चीज को फोकस करके तैयार किया गया है। देखिए प्रतिमान का केंद्र बिंदु अपने नाम के अनुसार ही प्रतिमान में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसमें देखिए अधिगमकर्ता एवं अधिगम वातावरण के संदर्भ में किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति प्रतिमान के प्रयोग से की जानी चाहिए, इस बात को स्पष्ट करना ही केंद्र बिंदु का लक्ष्य होता है। यानी उस शिक्षण प्रतिमान का उपयोग करके किस प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यानी उसका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से की जानी है, ये सबसे मेन होता है, इसका केंद्र बिंदु होता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा तत्व होता है प्रतिक्रिया प्रनियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। इसके माध्यम से देखिए शिक्षक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिमान का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रति किस तरह की अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें। यानी इसमें अब यह डिसाइड किया जाता है कि टीचर्स के द्वारा जब क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो उसके दौरान बच्चों के साथ किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया की जाए, यानी उनसे किस प्रकार से इंटरेक्ट किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं किसी भी तरह का सवाल जवाब करने के लिए। इसके बाद देखिए तीसरा जो है तत्व इसका सिंटैक्स यानी संरचना है। ये देखिए संरचना जो है प्रतिमान के उस मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिससे प्रतिमान के प्रयोग संबंधी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया जाता है। प्रत्येक प्रतिमान में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि प्रतिमान के उपयोग हेतु किन क्रमबद्ध अवस्थाओं तथा सोपानों का अनुसरण किया जाएगा एवं इन अवस्थाओं में किस प्रकार की क्रियाएं संपन्न, यानी इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होगी तो उसका क्या क्रम होगा, यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा। जैसे देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले उसकी तैयारी करता है, फिर उसके बाद वह लेसन प्लान बनाता है। लेसन प्लान बनाने के बाद जब वह कक्षा में प्रवेश करता है तो पहले कक्षा की अनुभूति का पता लगाता है, फिर उसके बाद बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचता है, फिर उद्देश्य कथन करता है और उद्देश्य कथन के बाद फिर अपना जो टॉपिक होता है उसको प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद फिर उसका देखिए मूल्यांकन करता है, फीडबैक लेता है, विश्लेषण करता है। तो ये सारी क्रियाएं वो क्लास में बच्चों के सामने करता है। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, जो है संरचना यानी सिंटैक्स के अंतर्गत। अब देखिए अगला है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है कि यह शिक्षण प्रतिमान के ऐसे तत्व से रिलेटेड होता है जिसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य किस प्रकार की क्रिया का संचालन होगा एवं संबंध किस प्रकार के हों, यानी यह डिसाइड करता है कि क्लास में बच्चों और टीचर्स के बीच किस प्रकार की क्रिया का संचालन होगा और उनके बीच जो रिलेशन होगा किस प्रकार का होगा। प्रतिमान के प्रयोग के समय किस प्रकार की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी,
एवं किस प्रकार के छात्र व्यवहारों को पुनर्बलित किया जाए। यानी जब प्रतिमान का प्रयोग किया जाएगा तो क्लास में किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी और फिर उस व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार से बच्चों को पुनर्बलन किया जाएगा, यानी उनको किस प्रकार से रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। अब देखिए, इन दोनों बातों के आधार पर प्रतिमानों में पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। किसी परिस्थिति में शिक्षक ही सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, किसी में गतिविधियां शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच बराबर रूप में बटी होती हैं, तो कुछ में कुछ विद्यार्थी सारे विद्यार्थी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यानी देखिए, कुछ ऐसा मोमेंट होगा जिसमें शिक्षक केंद्र बिंदु हो, यानी सब कुछ शिक्षक ही बताएगा। कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसमें केवल स्टूडेंट ही क्रिया करेंगे, यानी जो चीजें करनी होंगी केवल स्टूडेंट ही करेंगे। अब देखिए, अगला जो है इसका तत्व अवलंब प्रणाली यानी सपोर्ट सिस्टम है। इसमें देखिए क्या होता है कि प्रतिमान के इस तत्व में इस बात का उल्लेख होता है कि एक अध्यापक को अपनी सामान्य क्षमताओं, कौशलों एवं सामान्य रूप से कक्षा कक्ष में उपलब्ध सभी साधन एवं उनके अतिरिक्त किसी शिक्षण प्रतिमान विशेष का प्रयोग करने हेतु क्या करना चाहिए। इस प्रकार की विशेष सहायता कुछ विशेष शिक्षण सामग्री जैसे स्लाइड, फिल्म, स्व अनुदेशन सामग्री, मॉडल, ग्राफिक्स, लचीली समय सारणी, अध्यापकों से विशेष प्रकार की शिक्षण कुशलताओं एवं शिक्षक व्यवहार की अपेक्षा आदि के रूप में हो सके। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के सपोर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से अधिगम कराया जा सके। जिसमें इसमें देखिए स्लाइड का उपयोग किया जा सकता है, फिल्म का उपयोग किया जा सकता है, किसी मॉडल का उपयोग किया जा सकता है, ग्राफिक का उपयोग किया जाता है, या फिर समय सारणी को लचीला बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सपोर्ट सिस्टम का उपयोग टीचर्स के द्वारा किया जाता है। अब फिर देखिए, छठवां है प्रतिमान का उपयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल। प्रतिमान का यह तत्व देखिए शिक्षण में कहाँ एवं किस रूप में प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालता है। यानी जो मॉडल उपयोग किया जा रहा है उसको कहाँ और किस प्रकार से उपयोग करना है बच्चों के समक्ष, ये इस चीज को निर्धारित करता है। कुछ प्रतिमान देखिए छोटे पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं, तो कुछ बड़े पाठों के लिए। अतः यह दोनों तरह के पाठों के शिक्षण में उपयोग ला सकते हैं। अब टीचर के द्वारा ऐसा मॉडल तैयार किया गया है कि जो छोटे पाठ को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो बड़े पाठ के पढ़ाने के लिए उपयोग होते हैं, यानी बहुत देर तक शिक्षक उसका उपयोग कर सकता है क्लास में। तो ऐसा जब होता है तो इसी तरह के जो तत्व को मॉडल को क्या कहा जाता है, प्रतिमान का उपयोग मॉडल। अब देखिए शिक्षण प्रतिमान के क्या कार्य हैं, यानी इसके क्या स्कोप हैं, क्या कार्य। तो देखिए प्रतिमान के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को एक नई दिशा प्राप्त होती है। इनके प्रयोग से शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। फिर भी देखिए हमारे मन में कुछ मौलिक प्रश्नों का प्रादुर्भाव होने लगता है कि क्यों हमें प्रतिमान बनाने चाहिए, इसके विशेष उद्देश्य क्या हो सकते हैं एवं इनके क्या कार्यक्षेत्र हैं इत्यादि। तो देखिए शिक्षण प्रतिमान किन किन क्षेत्रों में प्रभावशाली हो सकता है, इसे हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला देखिए शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगा, इससे शिक्षण का विकास होगा, इससे पाठ्यक्रम का विकास होगा, इससे मार्गदर्शन का क्षेत्र बेहतर होगा, इससे अनुदेशनात्मक सामग्री का विश्लेषण यानी इंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है एनालिसिस करना बहुत आसान होगा। अब देखिए शिक्षण प्रतिमानों के कुछ प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। तो टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग देखिए 4 प्रकार की होती है। देखिए शिक्षण प्रतिमानों में उनकी प्रकृति, कार्यप्रणाली तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न विद्वान प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार शिक्षण प्रतिमानों को उनकी विशिष्टताओं के होते हुए भी कुछ विशेष वर्गों या प्रकारों में बांटा जाए। इन्हीं विद्वानों में देखिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मार्शा विल एवं ब्रूस जॉयसी के द्वारा किया गया प्रयास अत्यधिक सराहनीय एवं उल्लेखनीय माना जाता है। इन्होंने देखिए प्रतिमानों के द्वारा विशेष शिक्षण उद्देश्यों तथा कार्यप्रणाली एवं उनकी रचना की समानता के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा है जो निम्नलिखित है। इसमें देखिए सबसे पहला जो है सूचना प्रक्रम प्रतिमान है, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इस प्रकार के मॉडल में देखिए सूचना प्रक्रम मॉडल का उपयोग व्यक्तियों के संवेगात्मक
या सामाजिक विकास करने की अपेक्षा बौद्धिक या मानसिक विकास के लिए अच्छी तरीके से किया जाता है। यानी इसमें संवेगात्मक या सामाजिक विकास के बदले बौद्धिक और मानसिक विकास को बेहतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ अंशों में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का कार्य भी इन प्रतिमानों के द्वारा किया जाता है। इस वर्ग में शामिल कुछ प्रमुख प्रतिमानों के रूप में निम्नलिखित नाम लिए जा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रतिमान में जीन पियाजे का जो विकास प्रतिमान है वो आता है। उसके बाद फिर देखिए सचमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी इसमें आता है। फिर उसके बाद देखिए हिल्डा ताबा के द्वारा प्रतिपादित आगमन चिंतन प्रतिमान यानी इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर देखिए डेविड आसुबेल का प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर ब्रूनर के द्वारा दिया गया संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो है इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए प्रतिमान जो है व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, यानी इस प्रकार का प्रतिमान जिससे छात्रों के व्यवहार में बदलाव किया जा सके। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रतिमानों का संबंध देखिए व्यवहार परिमार्जन तकनीकों एवं सिद्धांतों से रिलेटेड होता है। ये अधिगम क्रियाओं के क्रमिक व्यवस्थापन एवं व्यवहार निरूपण यानी सीक्वेंसिंग लर्निंग टास्क एंड शेपिंग बिहेवियर हेतु उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए पुनर्बलनों के उचित प्रबंधन द्वारा प्रभावी प्रणालियों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ग के प्रतिमानों के प्रतिपादक सक्रिय अनुबंध यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अधिगम सिद्धांतों को ही माना जा सकता है। यानी आपने लर्निंग थ्योरी जब पढ़ी होगी तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी दी गई थी देखिए स्किनर के द्वारा दी गई थी, तो वो सिद्धांत जो है इसी के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख देखिए निम्न प्रकार से है। जैसे देखिए विश्वग्राहीकरण प्रतिमान यानी डिसेंटिजाइजेशन मॉडल, दूसरा है प्रशिक्षण प्रतिमान यानी ट्रेनिंग मॉडल, तीसरा है आपात प्रबंधन प्रतिमान यानी कंटिंजेंसी मैनेजमेंट मॉडल, या फिर सक्रिय अनुबंधन प्रतिमान यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल। इसके बाद फिर देखिए तनाव कम करने से संबंधित प्रतिमान यानी स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल। उसके बाद फिर देखिए जो तीसरा मॉडल है वह व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है यानी पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। इस वर्ग के प्रतिमान उन क्रियाओं को महत्व देते हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी विशिष्ट व्यक्तित्वता का विकास करके अपने वातावरण में अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करे। यानी इस प्रकार का प्रतिमान जो होता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यानी व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास करके समाज में बेहतर कार्य कर सके और प्रगति या उन्नति कर सके। इसमें देखिए भावात्मक व्यवहार क्षेत्र के अनुदेशनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति ही इस वर्ग के प्रतिमानों का उद्देश्य होती है। ये प्रतिमान देखिए व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से जुड़कर व्यक्ति को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इस वर्ग में शामिल कुछ प्रमुख प्रतिमान देखिए इस प्रकार से हैं, जिसमें देखिए विलियम गॉर्डन का संरचनात्मक प्रतिमान यानी सिंटैक्टिक मॉडल। उसके बाद देखिए कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रतिपादित अनिर्देशित प्रतिमान नॉन डायरेक्टिव मॉडल। उसके बाद फिर देखिए डेविड हंट का प्रत्यय प्रणाली प्रतिमान यानी कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल। उसके बाद देखिए फ्रिट्ज पल्स का जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान यानी अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल। चौथा देखिए इसका प्रकार है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान यानी सोशल इंटरेक्शन मॉडल। यानी इस प्रकार का प्रतिमान तब उपयोग किया जाएगा या इसलिए उपयोग किया जाएगा कि समाज में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं व्यक्ति या स्टूडेंट, उनको कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए इन प्रतिमानों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए देखिए व्हील एवं जायसी के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान व्यक्तियों की अपनी योग्यता में वृद्धि कर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के विकास तथा समाज की प्रगति में योगदान देने को प्राथमिकता देते हैं। यानी इस प्रकार के मॉडल का उपयोग करके छात्रों में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना है और वे किस प्रकार से समाज में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं, इसको भी बेहतर करने के लिए इस प्रकार के प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए भावात्मक अनुक्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन से संबंधित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना ही इस वर्ग में शामिल प्रतिमानों का उद्देश्य होता है। ये प्रतिमान अंतःक्रिया एवं सामाजिकता को बढ़ावा देकर समाज की प्रकृति में सहायक होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख प्रतिमान देखिए निम्न प्रकार हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है हर्बर्ट थेलन तथा जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित समूह अन्वेषण
प्रतिमान यानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है फैंसी सेप्टल एवं जॉर्ज सेप्टल का भूमिका निर्वाह प्रतिमान यानी रोल प्लेइंग मॉडल। उसके बाद तीसरा है देखिए विलियम ग्लेजर का कक्षा सत्र प्रतिमान यानी क्लासरूम मीटिंग मॉडल। उसके बाद चौथा है बेंजामिन कॉक्स तथा वायरन मैसियल का सामाजिक पूछताछ प्रतिमान यानी सोशल इंक्वायरी मॉडल। यानी इस प्रकार के जो 4-5 मॉडल हैं, ये मॉडल जो है सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करने के लिए तैयार किए गए थे। के बाद फिर देखिए वेथलमैन द्वारा प्रतिपादित प्रयोगशाला विधि प्रतिमान भी इसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो मॉडल हैं इनका आपस में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम लोग, यानी इनका कंपैरेटिव अध्ययन करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए जो पहला मॉडल है सूचना प्रसंस्करण मॉडल, इसका देखिए फोकस क्षेत्र क्या होता है, ज्ञान सोचने की क्षमता पर। इसमें प्रमुख गतिविधियां क्या होती हैं, विश्लेषण, तुलना और निष्कर्ष। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि गणित में उपयोग किया जा सकता है, विज्ञान में उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा है व्यक्तिगत विकास मॉडल, इसमें देखिए आत्मोन्नति होती है, रचनात्मकता विकसित होती है। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं, कल्पना, आत्म अभिव्यक्ति। इस विषय का उपयोग देखिए कला और भाषा विषयों में किया जा सकता है। उसके बाद फिर देखिए जो तीसरा मॉडल सामाजिक सहभागिता मॉडल है, इसका देखिए संवाद, सहयोग और टीम वर्क के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें इसको समूह कार्य द्वारा, बहस के द्वारा, भूमिका निभाना आदि के द्वारा बेहतर किया जा सकता है, यानी इसके लिए रणनीतियां प्रभावी होंगी। इस प्रकार का देखिए प्रतिमान जो है सामाजिक विज्ञान में बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जो व्यवहारवादी मॉडल है, इसका उपयोग व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी रणनीति अपनानी होगी, देखिए अभ्यास कराना होगा, पुरस्कार देना होगा और पुनरावृत्ति करानी होगी। इसका उपयोग देखिए भाषा और गणित में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के टीचिंग मॉडल्स के बारे में देखा। ये टीचिंग मॉडल किस लिए उपयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग करने से किस प्रकार से शिक्षक बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, उनके अंदर सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर कर सकता है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट को बेहतर कर सकता है और किस प्रकार से उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने देखिए विस्तार पूर्वक उदाहरण के माध्यम से अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। मिलते मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।